नमस्कार दोस्तों। जो कायर होता है वो सोचता है कि हम किसी की आड़ में छिप करके वार करेंगे और वो डर जाएगा। जो चोर होता है वो सोचता है हम चोरी का इल्जाम दूसरे पे लगा देंगे तो शायद वो डर जाएगा। जो टुकड़े टुकड़े गैंग होता है वो दूसरों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहता है। जी हां, कुछ यही होता है। नरेंद्र मोदी इसी तरीके से सोचते हैं। नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि ईडी की चार्जशीट करा देंगे, ईडी से संपत्ति जब्त करा देंगे, ईडी से राहुल गांधी के बहनोई पर हमला करा देंगे तो राहुल गांधी डर जाएंगे। राहुल गांधी, उनकी बहन, उनके परिवार से, उनकी मां के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे तो वो डर जाएंगे। राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस नेताओं पे यदि हम ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के कुत्ते छोड़ देंगे तो वो डर जाएंगे। जी हां, कमोबेश नरेंद्र मोदी को ऐसे ही लगता है, क्योंकि मुझे याद है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सीबीआई उनसे पूछताछ के लिए गई तो इस तरह से कांप रहे थे कि जैसे लग रहा था कि शायद पैंट ही गीला हो गया हो। वह वक्त था, मुझे तमाम सारी घटनाएं याद है, तो वो अपने ही जैसा दूसरे को समझने लगते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ को के खिलाफ जब यूपी में मायावती की सरकार में और मुलायम सिंह की सरकार में थोड़ा सा एक्शन हो गया तो एकदम से बिलखने लगे थे, रोने लगे थे, संसद में रोए थे। वह दिन याद। तीसरी बार चलिए छोड़िए इन बात, गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य आता हूं मुद्दे पे। नरेंद्र मोदी कहते हैं हिसार में कि सबसे ज्यादा संपत्ति वक्त के पास है, बावजूद इसके तमाम मुसलमान पंचर बना करके अपना घर पाल रहे हैं। जब वो कहते हैं तो मुझे तरस आता है कि एक व्यक्ति ईमानदारी से पंचर बना के मेहनत करके अपने बूते अपना भी पेट पाल रहा है, अपने बच्चों का भी पाल रहा है, अपने घर का भी पाल रहा है, सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है। लेकिन वो मुस्टंडा कैसा होगा जो खुद कहता है कि मैं 30-35 साल तक भीख मांग कर खाता रहा, और जो भीख मांग कर खाता रहा, तमाम अय्यासियां करता रहा, वो आज यह ज्ञान देता है उस मेहनत कश को। हैरत है कि जिस प्रधानमंत्री ने इस देश के युवाओं को पकौड़ा तलने की सलाह दी थी, वो आज पंचर पर व्यंग कर रहा है, वो उसका मजाक उड़ा रहा है। आपने इस देश के नौजवानों को इस लायक छोड़ा ही नहीं है कि वो पंचर और पकौड़ा के अलावा कोई काम कर सके। तो आप मुसलमानों को ताना मत दीजिए, मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है। इस देश का मुसलमान इस देश में, इस देश की इकोनॉमी में एक बड़ा रोल अदा करता है। आपने हर छोटे जो उद्योग थे उनको बर्बाद कर दिया, आपने बुनकर उद्योग बर्बाद कर दिया, आपने पीतल उद्योग बर्बाद कर दिया, आपने ताला उद्योग बर्बाद कर दिया, आपने लकड़ी के ज्यादातर उद्योग बर्बाद कर दिया। आपकी सरकार ने प्लान करके मालेगांव से, इचलकरंजी से, भिवंडी से लेकर के आपके संसदीय क्षेत्र बनारस तक में बुनकर उद्योग से जुड़े हुए जितने लोग थे वो सब पसमानदा समाज से जुड़े हुए लोग तो है ना। आपने उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा है कि वो अपना पावर लूम चला सके, उनको आज ईंट भट्टे पर काम करना पड़ रहा है। तो दरअसल आपकी सरकार ने पिछले 11 साल में क्या किया इस देश के गरीब मुसलमान? आपने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट खत्म कर दिया, आपने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप कम कर दी, खत्म कर दी, आपने मदरसा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दी। पूरे देश में जो है जो नफरत की राजनीति का आपने माहौल खड़ा किया, उसका कितना दुष्प्रभाव हुआ है इस देश के बड़े वर्ग के साथ। आपका जो माहौल है, इस देश में मॉब लिंचिंग के शिकार जितने लोग हैं वो किस वर्ग से आते हैं? क्या वो पसमानदा समाज के लोग नहीं है? पहलू खान पसमानदा नहीं है, तबरेज अंसारी पसमानदा नहीं है, अखलाक पसमानदा नहीं है, जुनैद पसमानदा नहीं है। तो ये जिन लोगों के साथ आपकी सरकार में पिछले 11 साल में जो व्यवहार हुआ है, आपकी राज्य सरकारें जिनका घर तोड़ रही है वो कौन लोग हैं? ऐसे में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी, आपका कानून पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। तब जब वो एक कहता है कि लैंड माफिया, तब आता है लैंड माफिया है कौन असल में? वक्फ बोर्ड की संपत्तियां बिल्कुल उसी तरीके से उल्टा
नरेंद्र मोदी की ही करीबी तमाम पार्टी के लोगों ने और तमाम लोगों ने जमीनों पे कब्जा कर रखा है, वक्त की जमीन पे कब्जा कर रखा है। जितनी भारत में सेना की और दूसरी रेलवे की और तमाम सरकारी संस्थाओं की मिला के जमीन नहीं है, वक्त की भी मिला के जमीन नहीं है, उससे ज्यादा जमीन तो नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी को दे दी, अंबानी को दे दी, रामदेव को दे दी और न जाने किस किस को दे दी है। और यही नहीं, अयोध्या के राम जन्मभूमि में भी दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी दे रहे हैं, इंदौर में, और इसके अलावा इस देश की तमाम कंपनियां, तमाम संपत्तियां सब पर कब्जा करा दे रहे हैं। तो साहब जब लूट के वो ले जाएंगे तो वो बेचारा पंचर ही बना के अपना घर चलाएगा इज्जत से, भीख तो नहीं मांगेगा। सबसे शर्मनाक काम भीख मांगना है। फिर नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने 2016 में बताया था कि अरे वो तो घर के जेवर चोरी करके भाग गया था, जिस कारण उनके पिता की यह स्थिति हुई कि उन पर चोरी का आरोप लगता, वो क्योंकि जेवर किसी और के थे, तो वो मर गए उस सदमे में। अब कैसे मर गए मुझे नहीं पता, लेकिन जो उसने कहा वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में भी तमाम सारे किस्से हैं, तमाम कर्म कुकर्म सामने। तो जो ऐसा करता हो वो दूसरों का बता रहा है, फिर वो बता रहा है मुसलमानों के लिए तो हित वही सोचता है, वही करता है। तो हम तो कह रहे हैं साहब बहुत अच्छा है, आप हर मुसलमान को इस योग्य बना दीजिए कि उसे पंचर ना बनाना पड़े, वो पढ़े लिखे काबिल बने और से एक बेहतरीन स्थिति बनाए, देश दुनिया में नाम करता रहे। तो इससे पता चल जाएगा, क्योंकि देश आजादी के पहले सबसे पढ़े लिखे लोगों की जो आबादी थी वो कुल 8% थी और उस 8% में सबसे ज्यादा मुसलमान। यह मैं नहीं कहता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी का ही प्रवक्ता सुधांशु, जो इनका बड़ा विद्वान है, सुधांशु त्रिवेदी कहता है। मुस्लिमों के साथ हकीकत में क्या हुआ है समझिए, 2 लाइन में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाए। जब आजादी मिली तो देश की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी? मुसलमान। एनीबडी कैन गो एंड चेक। मैं यूपी का रहने वाला हूं। 1931 सेंसस में यूपी की रेट ऑफ लिटरेसी सिर्फ 8% थी और सैयद मुसलमानों की 24% थी। वो जातिगत जनगणना थी, हिंदू समाज में सबसे पढ़ी लिखी जाति ब्राह्मण मानी जाती थी 15%, क्षत्रियों की 13% और सैयद मुसलमान कितना 24% की ब्यूरोक्रेसी में 20%। और क्या साहब, लखनऊ के नवाब, रामपुर के नवाब, जूनागढ़ के नवाब, पटौदी के नवाब, भोपाल के नवाब, हैदराबाद के निजाम, क्या पैसे वाली रियासतें। मुस्लिमों की जनसंख्या पे मैं एक और बात कहना चाहूंगा। मुसलमानों की जनसंख्या कम थी 1951 से, मगर उस समय मुसलमानों में एक से एक लियाकत वाले, एक से एक टैलेंटेड लोग होते थे। बड़े गुलाम अली, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद अहमद अली खां, उस्ताद जाकिर हुसैन, बड़े बड़े शायर होते थे, मजरूर सुल्तानपुरी, हसरत जयपुरी, शकील बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, जोश मलियाबादी। ये सब कहां चले गए? तो उनको आप हक नहीं दे रहे हैं, तो ये है। तो हम तो कहते हैं आप अपनाइए और आप ही खुद मुसलमान बन जाइए, हज करिए, उम्रा करिए और जो भी कुछ करना है करिए, और कह दीजिए अपने दोस्त अब्दुल्ला से कि अब देखो हम आ गए हैं तुम्हारी कौम में, अब तो कोई लड़ाई नहीं रह गई। तो आपको ये बीवी भी नहीं छोड़नी पड़ती शायद, क्योंकि तब आप कई और भी रख सकते थे। चलिए छोड़िए, अब आ रहा हूं कि जिस तरीके से साजिशें रचने और सबका होता है, नरेंद्र मोदी खान गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग और न जाने क्या क्या कहा करते थे, आज स्थिति क्या कर दी है, इस हालत में देश को ला दिया है। हमने देख रहे हैं, मणिपुर एक टुकड़ा हो गया है, जम्मू कश्मीर एक टुकड़ा हो गया है, कहीं और एक टुकड़ा हो गया है, दक्षिण में तमिलनाडु एक टुकड़ा हो गया है। आज यह स्थिति है कि तमिलनाडु को मजबूर हो करके जिस तरह के हालात कर दिए इन्होंने, उसे स्वायत्तता के लिए
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस कुरियन के नेतृत्व में एक हाई पावर्ड कमेटी बनानी पड़ी। वह कमेटी इस बात की समीक्षा करेगी कि कैसे केंद्र और राज्य संबंधों का पूरा उल्लंघन हुआ है, कैसे राज्यपाल मोदी के एजेंट की तरह काम करता है, जिस तरह से उसने गंदा व्यवहार किया है वो आर.एन. रवि, और उसके बाद में राष्ट्रपति किस तरीके से एक नौकर की तरह से काम करती है। जब इस स्थिति में हो, तमाम बिल सालों साल दबाए रखे जाते हो, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा हो, तो फिर ऐसे देश में रहने का क्या फायदा है? तो स्वायत्त राज्य की जरूरत है। अब आप सोचिए, आपने इस हालत में कर दिया है, जम्मू कश्मीर के दो टुकड़े कर दिए हैं, लद्दाख एक हो गया, जम्मू कश्मीर एक हो गया, और जो जम्मू कश्मीर है उसको भी राज्य नहीं बना पा रहे हैं, वहां रोज आतंकी घटनाएं हो रही हैं। उधर मणिपुर में तो आप देख ही रहे हैं, आज भी 60 लाख लोग बेघर हुए पड़े हैं, और तमाम राज्य के लड़कियां और सबके साथ में जो जो हुआ है, जितने लोग मरे हैं, उसका कोई सवाल जवाब नहीं। इसके बाद में बंगाल में टुकड़े टुकड़े हो रहा है, मुर्शिदाबाद में निर्दोष 3 हिंदू मार दिए गए, उसके अलावा भी तमाम जगह हिंसा हो रही है और सब कुछ हो रहा है। आपकी केंद्रीय पुलिस बल गया है, कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या ममता के साथ मिलकर कोई खेल खेल रहे हैं? और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पे अत्याचार आपके हर राज्य में हो रहा है, तो वह भी देखने को मिल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे जो और राज्य हो। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में टुकड़े टुकड़े करने की आपने साजिश रची और वह दंगा हुआ नागपुर में, वह भी देखने को मिला। तो ये घटनाएं रोज ब रोज हो रही हैं और टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए एक पुस्तक है, उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि ये पुस्तक है हिंद के सरदार। इसके 31वें अध्याय में यदि आप जाएंगे तो उसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे मुश्किल हालात में देश के 560 राज्यों को जोड़ा गया, क्या क्या बुरे हालात थे। तमाम हिंदू राज्य पाकिस्तान के साथ जाने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने और नेहरू ने किस तरह से मिलकर उसे बचाया, बनाया, ये उन्होंने खुद लिखा है। तो अब आप समझ लीजिए, लेकिन आप उसे टुकड़े टुकड़े करने तुले। वही राजीव गांधी थे जिन्होंने उसी तमिलनाडु को बचाने के लिए शहीद हो गए, मर गए, इस दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने उसे बचा लिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने पंजाब को बचाने के लिए किस तरह से शहीद हो गई, लेकिन उसे बचा लिया। देश के तमाम सारे हिस्सों को उन्होंने उल्टा भारत का हिस्सा बना दिया, लेकिन आप तो टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। यह है सब। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको यह सब लूट के अडानी अंबानी का साम्राज्य खड़ा करना है। वो जो लैंड माफिया हैं, जो दूसरे तरह के माफिया हो, जल, जमीन, जंगल, सब पर कब्जा कर रहे हैं। और आपकी हैसियत यह है कि आपकी सारी योजनाएं फ्लॉप साबित हुई। आत्मनिर्भर भारत आप चिल्लाते, हालत यह हो गई है कि भारत के अंदर छाते भी नहीं बन पा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र और बड़े जोर शोर 30 मिलियन डॉलर के छाते आप हर साल अब से सब कुछ देश में बनेगा। सोचिए, ये है कि नवंबर क्या भारत आपने 2023 बनाया? भारत की मार्केट पे 72% चीन ने कब्जा कर लिया। आदर्श और आप बहुत कुछ बोलते इस योजना को भी शुरू किया। तो जब यह बोलते हैं तो निश्चित रूप से लगता है, चाहे रोजगार देने की बात हो आप फेल हैं, चाहे महंगाई की बात हो आप फेल हैं, चाहे इस देश में लड़कियों को सुरक्षा देने की बात हो आप फेल हैं, इस देश के लोगों को एक अच्छा जीवन देने की बात हो तो आप फेल हैं। किस मामले में? बनने से पहले से झूठ बोलने, नफरत फैलाने में, वही तो कर रहे। और जब इन सब से आप नहीं निपट पाते हैं और तो राहुल गांधी पे जारी किया बजट जरूर, जो राहुल गांधी के परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार बनाया था, उस अखबार के मामले में उन पर आरोप लगवाते हैं।
और जो आरोप लगवाते हैं उसमें आरोप पत्र जो दाखिल करते हैं बड़ा अचंभित करता है। उसमें स्पष्ट है कि 1 रुपया का ट्रांसफर नहीं हुआ राहुल गांधी के या सोनिया गांधी के अकाउंट में या किसी और के अकाउंट में, और उसके बाद 1 रुपए की जमीन उन्होंने नहीं ली, तो कहां से मनी लॉन्ड्रिंग कर दी। बड़ी अजीब सी स्थिति दिखती है कि ऐसे भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है। लेकिन भाई जब आप इसी तरह की लड़ाई लड़ते हैं तो यही होता है। इसी तरह रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो 3.5 एकड़ जमीन का मामला है, उसको लेकर के जिस तरह उन्होंने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी, और उन्होंने भी नहीं खरीदी, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ने खरीदी, जो उनकी कंपनी थी। वो कहीं लिखवाने पढ़वाने नहीं गए, और बाद में उन्होंने बेची, यानी एक प्राइवेट से खरीदी, प्राइवेट में बेची। हरियाणा सरकार ने खुद हाईकोर्ट में कहा कि नहीं, उनके खिलाफ कुछ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं की है। आपने ढींगरा, जस्टिस ढींगरा आयोग बनाया था, उस आयोग ने भी कहा कि कोई गड़बड़ नहीं की है। तो आप समझ लीजिए, इसके बाद भी आप नोटिस भेज दें। क्यों नोटिस भेजा? क्योंकि 7-8 अप्रैल को गुजरात में राहुल गांधी ने कांग्रेस को एक दम भर दी थी और गुजरात से आपका पत्ता साफ करने का काम किया था। जैसे आपको ये दिखाई दिया तो 10 तारीख की शाम को राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस जन अपने अपने घरों पहुंचे। 11 को आपने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई कर दी, नोटिस चिपका दी। और उसके बाद में फिर राहुल गांधी जब 15 अप्रैल को जाते हैं अहमदाबाद, तो आप उनके खिलाफ चार्जशीट कर देते हैं। उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को फिर से समन चला जाता है कि आइए जमीन पे जवाब दीजिए। जमीन भी सामने है, वो किससे खरीदी वो भी सामने है, किसी सरकार से कुछ नहीं लिया वो भी सामने है, एक रुपए का ट्रांजैक्शन अकाउंट से हुआ वो भी सामने है। तो साहब क्या हो रहा है? असल में आप डरपोक हैं, और डरपोक, इतना डरपोक कायर प्रधानमंत्री भारत में कभी नहीं हुआ। आप इतने कायर हैं कि अमेरिका एक घुड़की देता है तो घुटने पे बैठ जाते हैं। यह आपकी गलती नहीं है, आपके मात्र संगठन की गलती। क्योंकि आपके मात्र संगठन के लिए एक कहावत है, तलवार देखी नहीं कि सलवार उतार दी। तो आपके यहां सलवार नहीं पहनी जाती थी, हाफ पैंट पहना जाता था, तो उतार के खड़े हो जाते थे, जो करना है कर लो साहब। तो वो लोग हैं, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, यह बात सावरकर की किताबों से पता चलती है कि वो क्या क्या थे। और इसके बाद में गोवालकर की किताबों से पता चलता है कि गोलवलकर ने खुद ही लिखा है कि नहीं, मनु संहिता चाहिए थी। डॉक्टर अंबेडकर संविधान जो बना रहे हैं वो तो बर्दाश्त नहीं, तिरंगे का अपमान कर रहे थे। आज उन्हीं सबके आगे सिर झुका रहे, और फिर धीरे धीरे जैसे कायर करते हैं पीठ पीछे धीरे धीरे काटने का काम, तोड़ने का काम, साजिश रचने का काम, तो वो कर रहे हैं। यह सबूत है कि आप बहादुर नहीं हैं, आप कायर हैं, षड्यंत्रकारी हैं। जैसे शिखंडी का सहारा लिया जाता है, तो वो हैं आप। जय